हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज हरजीत कौर। हम कर रहे थे लूसेंट जी के और उसमें हमने इंडियन पॉलिटी वाला पार्ट स्टार्ट किया हुआ है और हमारा आज का टॉपिक है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ओके, तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स होते क्या हैं। ठीक है, क्यों इनको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डालने की जरूरत पड़ी। ठीक है, तो देखो, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उस टाइम पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के पास इतने रिसोर्सेस नहीं थे कि वो हर चीज को इम्प्लीमेंट कर पाते। ठीक है, तो सारी चीजें इम्प्लीमेंट नहीं हुई, तो इसलिए उन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक पार्ट 4 डाल दिया जिसका नाम रखा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, ये बेसिकली हमारी स्टेट के लिए डायरेक्शंस है। ठीक है, डायरेक्शंस दे रखी है हमारी कंट्री को कि जब जब आपके पास रिसोर्सेज आए तब तब इनको आप इम्प्लीमेंट करके इनको फंडामेंटल राइट्स में या किसी भी लीगल राइट में इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। ठीक है, तो इसलिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं। बेसिकली ये है क्या, डायरेक्शंस है जो हमारी स्टेट को दी गई है। ठीक है, और इनका मेन एम क्या है, सोशल एंड इकोनॉमिक बेस प्रोवाइड करना। ठीक है, ताकि हमारी कंट्री में एक जेन्युइन डेमोक्रेसी बनी रहे। ठीक है, और ये है आते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में। ठीक है, अभी हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। बेसिकली अगर हम ब्रॉडली देखें तो इनको 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को। ठीक है, वो 3 टाइप्स कौन कौन सी है वो अभी हम देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले आता है सोशो इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स। ठीक है, 3 टाइप्स है। पहले है सोशो इकोनॉमिक प्रिंसिपल, सेकंड आती है गांधीयन प्रिंसिपल्स, देन आते हैं लिबरल प्रिंसिपल्स। अब एक एक करके देखते हैं कि इनमें क्या क्या चीजें आती है। ठीक है, सबसे पहले तो देखो, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है वो आते हैं आर्टिकल 36 से लेके 51 तक। ओके, तो 36 वाला जो आर्टिकल है उसमें सेम लिखा हुआ है डेफिनेशन ऑफ द स्टेट, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल 12 में लिखा हुआ था डेफिनेशन ऑफ द स्टेट। यहाँ पे भी डेफिनेशन ऑफ द स्टेट का मीनिंग सेम है कि जहां पे स्टेट वर्ड आ रहा है वहां पे उसका मतलब है इंडिया, हमारी कंट्री। ठीक है, तो ये आते हैं 36 से लेकर 51 तक, ये चीजें याद रखनी है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि सोशो इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स में कौन कौन से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आते हैं। सबसे पहले आता है टू प्रोवाइड एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड टू ऑल सिटीजन्स। ठीक है, सबको जीने का अधिकार है। ठीक है, और प्रॉपर उनको एडुकेट मीन्स मिलने चाहिए रहने के लिए। ठीक है, रोटी कपड़ा मकान, बेसिक जो नीड्स है वो हर सिटीजन को मिलनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है टू प्रिवेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड इंश्योर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड मटेरियल रिसोर्सेज। ठीक है, प्रिवेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ मतलब क्या है कि एक ही बंदे के पास सारा पैसा इकट्ठा नहीं कर देना। ठीक है, सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए वेल्थ। ठीक है, और मटेरियल रिसोर्सेज भी सबको मिलने चाहिए, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होने चाहिए हर किसी के पास। ठीक है, अब एक ही बंदे के पास सारा पैसा आ जाएगा तो बाकी कहाँ जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए इंश्योर करना है स्टेट ने कि सबको इक्वली वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। ठीक है, जो जैसा काम कर रहा है उसको वैसा ही पैसा मिल रहा है। ठीक है, मटेरियल रिसोर्सेज उसको प्रॉपर मिल रहे हैं। नेक्स्ट आता है टू सिक्योर इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क ऑफ मैन एज वेल एज वुमेन। ठीक है, अब इक्वल काम करने के सबको इक्वल पे मिलनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि ये मैन है या ये वुमेन है, इसको हम कम दे देंगे। ठीक है, से फॉर एग्जांपल कोई फैक्ट्री में 10 बंदे काम कर रहे हैं और 10 है वुमेन काम कर रही है वहां पे। ठीक है, तो अब दोनों लेबर का काम कर रहे हैं, मैन भी और वुमेन भी, तो वहां पे दोनों को सेम सैलरी मिलेगी। ऐसे नहीं है कि मैन है तो ये थोड़ा स्ट्रांग है तो इसको हम ज्यादा सैलरी दे देंगे, वुमेन को कम, ऐसा नहीं है। भाई वुमेन भी तो सेम ही काम कर रही है ना, जो काम आप मैन से करवा रहे हो वही वुमेन से करवा रहे हो, तो इसमें स्ट्रांग या ना स्ट्रांग होने की तो कोई बात ही नहीं है। दोनों सेम काम कर रहे हैं तो दोनों को सेम पैसा मिलेगा। ठीक है, तो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। नेक्स्ट आता है टू इंश्योर अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड लेजर फॉर ऑल वर्कर्स। ठीक है, सबको एक रहने का स्टैंडर्ड होना चाहिए, डिसेंट स्टैंडर्ड मिलना चाहिए लिविंग का। ठीक है, ऐसे नहीं है कि कोई बंदा बिल्कुल ही गंद में रह रहा है। ठीक है, वहां पे सरकार ध्यान ही नहीं दे रही उनको अपलिफ्ट करने के लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबके पास डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होना चाहिए और सारे वर्कर्स को एक लेजर टाइम मिलना चाहिए। ठीक है, अब कोई भी बंदा
कंटिन्यूसली 8 घंटे या 10 घंटे काम नहीं कर सकता, ठीक है, पॉसिबल नहीं है ह्यूमनली, ठीक है। तो उसको बीच में ब्रेक होनी चाहिए उसके काम के हिसाब से, ठीक है। अगर काम बहुत टफ है तो 2 बार ब्रेक दे दो, अगर काम थोड़ा इजी आपको लग रहा है कि ठीक है नहीं नॉर्मल करने वाला है तो 1 बार ब्रेक दे दो, बट ब्रेक जरूर होनी चाहिए, ठीक है। और वीकली भी उनको ऑफ मिलना चाहिए, जो भी आपके काम के हिसाब से दिन होते हैं उसके हिसाब से आप उसको वीकली ऑफ दो, ठीक है। तो लेजर होना चाहिए सारे वर्कर्स के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है टू प्रोवाइड नेसेसरी अपॉर्चुनिटीज एंड फैसिलिटीज टू चिल्ड्रन एंड यूथ टू प्रिवेंट देयर एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है। यूथ को और चिल्ड्रन को, ठीक है, दोनों को अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए और फैसिलिटीज भी मिलनी चाहिए सो दैट कि उनकी एक्सप्लॉयटेशन ना हो, ठीक है। जैसे कि बच्चों को स्कूल में होता है ना कि अगर आप ये टेस्ट पास कर लोगे या आपके इतने मार्क्स आएंगे तो आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी, ठीक है, या आपकी इतनी फीस माफ हो जाएगी, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटी भी होनी चाहिए, ठीक है, और साथ में फैसिलिटीज भी होनी चाहिए सो दैट कि वो अपना करियर बना सके और उनकी एक्सप्लॉयटेशन ना हो, ठीक है। To make efforts to secure the right to work, education and public assistance in case of unemployment, sickness and old age, ठीक है। अब हर किसी के पास राइट टू वर्क होना चाहिए, एजुकेशन होना चाहिए, पढ़ने का अधिकार होना चाहिए, ठीक है। और प्रॉपरली उनके लिए सरकार को भी एफर्ट्स करने पड़ेंगे कि हर बंदे के पास एम्प्लॉयमेंट पहुंचे, ठीक है, काम मिले हर किसी को, ठीक है, पढ़ने का मौका मिले, ठीक है। बट उनको साथ ही साथ पब्लिक असिस्टेंस भी मिलना चाहिए, गवर्नमेंट की तरफ से कुछ हेल्प भी मिलनी चाहिए अगर वो बंदा अनएम्प्लॉयड है या वो बंदा बीमार है या वो बंदा बूढ़ा है या और कोई भी रीजन हो सकता है, ठीक है। उस केस में गवर्नमेंट की तरफ से भी उनको हेल्प मिलनी चाहिए, ठीक है। ये थे हमारे सोशियो इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स, राइट। नेक्स्ट आते हैं गांधीयन प्रिंसिपल्स, ठीक है। गांधीयन प्रिंसिपल्स क्या कहते हैं? द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ विलेज पंचायत टू फंक्शन एज ए यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है। विलेज लेवल पे एक पंचायत बनानी चाहिए, ठीक है, सो दैट कि वो एज ए सेल्फ गवर्नमेंट अपना काम कर सके। विलेज लेवल तक भी गांधी जी का ये एक विचार था, ठीक है। तो इसीलिए इसको नाम दिया गांधीयन प्रिंसिपल्स, ठीक है, क्योंकि गांधी जी ज्यादा हमारे जोर देते थे विलेज लेवल पे, ठीक है, कि जो नीचे वाले दबके के लोग हैं उनको थोड़ा ऊपर उठाया जाए, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला कि विलेज लेवल पे एक पंचायत होनी चाहिए ताकि सेल्फ गवर्नमेंट की तरह सारे मतलब काम कर सके, ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। वैसे तो आज की डेट में ऑलमोस्ट है हर जगह पे विलेज पंचायत, बट फिर भी कुछ जगह ऐसे है, ठीक है, कुछ ट्राइब्स आ जाते हैं, बहुत सारे स्टेट्स हैं जहाँ पे ये सारी चीजें काम नहीं कर रही अभी भी प्रॉपरली, ठीक है। द प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, ठीक है। सोसाइटी के जो वीकर सेक्शन है, ठीक है, उनके एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रमोट करो, ठीक है। सोसाइटी के जो वीकर सेक्शंस आते हैं, ठीक है, वीकर सेक्शन जो नीचे वाले, ठीक है, तो उनको एजुकेशनली प्रमोट करो, ठीक है, इकोनॉमिकली भी उनको प्रमोट करने की कोशिश करो, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज, ठीक है। कॉटेज इंडस्ट्री मतलब जो घर पे छोटी मोटी इंडस्ट्री खोल लेते हैं, ठीक है, कोई भी कपड़े बनाने का काम कर रहा है या कोई और छोटा मोटा हाथों से ही काम करते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं कॉटेज इंडस्ट्री, और उनको भी प्रमोट करो, ठीक है। ऐसे नहीं कि सारी चीजें ब्रांडेड ही आनी चाहिए, ठीक है, कुछ चीजें घरों पे बनी हुई भी होनी चाहिए, ठीक है, और उनको प्रमोट करो सो दैट के लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिल सके, ठीक है। द प्रोहिबिशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स एंड ड्रिंक्स, ठीक है, इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स एंड ड्रिंक्स को रोको, ठीक है। ऐसे नहीं है कि सारे ही ड्रग्स ले रहे हैं, ठीक है, तो ये बिल्कुल खत्म होनी चाहिए ड्रग्स। नेक्स्ट आता है प्रिवेंशन ऑफ स्लॉटर ऑफ काउज काब्स एंड अदर मिल्क एनिमल्स, ठीक है। बीफ वगैरह खाना बंद होना चाहिए, ठीक है, प्रिवेंट करो। ऐसे नहीं है कि आप काऊ को जिसको आप इंडिया में इतना मानते हो उसी को ही काट काट के खाई चलो, ठीक है। इसको क्यों इतना सेक्रेड एनिमल माना जाता है? क्योंकि ये हमें दूध देती है, ठीक है, और इंडिया में तो दूध वैसे भी बहुत ज्यादा लोग कंज्यूम करते हैं, तो इसलिए प्रिवेंशन ऑफ स्लॉटर ऑफ काउस, ठीक है, उनको मारना बंद करो, काउस को, काब्स को, या जो भी मिल्क एनिमल्स है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हमारे लिबरल प्रिंसिपल्स। लिबरल प्रिंसिपल्स में सबसे पहले आता है यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द कंट्री, ठीक है, पूरी कंट्री के लिए सिर्फ एक ही सिविल कोड होना चाहिए, ठीक है। से फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें शादी की, ठीक है, तो शादी हर कास्ट की अलग अलग होती है, ठीक है, हर रिलीजन की अलग अलग होती है, ठीक है। जैसे हिंदू धर्म में क्या होता है 7 फेरे होते हैं, ठीक है। सिखिज्म की बात करें तो वहां पे 4 लामा होती है, ठीक है। अगर आप मुस्लिम धर्म की बात करो तो वहां पे वही मौलवी आता है तो कबूले कबूले बोलते हैं 3 बार और शादी हो जाती है, ठीक है। या तलाक तलाक बोलते हैं 3 बार तो तलाक हो जाता है, ठीक है। कुछ भी उसमें इतना ज्यादा नहीं होता झंझट।
ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, पूरी कंट्री में सेम ही रूल होना चाहिए। ठीक है, मैरिज अगर आप करवा रहे हो तो अपने रीति रिवाज जो मर्जी रखो, बट उसको रजिस्टर करवाना जरूरी है। ठीक है, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड कैसे बना रहे हैं कि पूरी कंट्री में आप रजिस्टर करवाओ मैरिज। बट अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ही मतलब गांव वगैरह में रह रहे हैं, जैसे बिहार में हो गया या नॉर्थ ईस्ट की कहीं बात कर लो, बहुत ही पिछड़े हुए गांव, मतलब अभी भी कुछ अच्छे भी हैं, ऐसी बात नहीं है, बट कुछ बहुत ही पिछड़े हुए गांव ऐसे हैं हमारी कंट्री में जो अभी भी जिनको इन सब चीजों का पता नहीं है। ठीक है, तो वो अपने हिसाब से अपने रीति रिवाजों से शादी करते हैं और वैसे ही रहते रहते हैं। ठीक है, और कोई भी रजिस्टर नहीं करवाते। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड मतलब पूरी कंट्री के लिए एक ही रूल होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 14 ईयर्स। ठीक है, 14 साल तक बच्चों की एजुकेशन बिल्कुल फ्री होनी चाहिए। ठीक है, 6 to 14 का ऑलरेडी हमारा इंप्लीमेंट हो चुका है। ठीक है, आर्टिकल 21A में आता है, फंडामेंटल राइट्स में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अब 6 साल तक भी फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन बच्चों को मिलनी चाहिए 0 to 6 तक। ठीक है, अब ये एम है हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का। नेक्स्ट आता है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव। ठीक है, जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से अलग किया जाए, सो दैट कि जुडिशरी अपना इंडिपेंडेंटली अलग काम करे और एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंटली काम करे, एक दूसरे के काम में इंटरफेयर ना करे। ठीक है, दोनों अपना इंडिपेंडेंटली काम करें। जिसने लॉ बनाना है वो अपने हिसाब से लॉ बनाए और जिसने उसको इम्प्लीमेंट करना है वो अपने हिसाब से उसको इम्प्लीमेंट करें। मतलब कि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव अपना अपना अलग अलग काम करें। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री अलोंग साइंटिफिक लाइन्स। एग्रीकल्चर करो आप, ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री वाला काम करना है करो, पशुपालन का काम करो, बट उसको थोड़ा साइंटिफिक तरीके से करो। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री अलोंग साइंटिफिक लाइंस, थोड़ा साइंटिफिक तरीके से काम करने की कोशिश करो। ठीक है, नेक्स्ट आता है सिक्योरिंग द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। ठीक है, इंडस्ट्री में जो भी काम होते हैं, ठीक है, उनको मैनेज करने के लिए वर्कर्स की भी सलाह लेनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि कोई वर्कर किसी इंडस्ट्री में काम करता है तो उसको थोड़ा बहुत पता होता है इंडस्ट्री के बारे में, तो अगर आप इंडस्ट्री के रिगार्डिंग कुछ भी करना चाहते हो तो एक बार उसकी सलाह जरूर लेनी चाहिए। ठीक है, मानो ना मानो चलो वो अपनी मर्जी होती है, बट फिर भी उसका डिसीजन लेना जरूरी होता है। ठीक है, वो अपनी तरफ से कुछ ना कुछ जरूर बताए कि हाँ अगर आप इंडस्ट्री में ऐसे करोगे तो आपकी इंडस्ट्री ग्रो कर सकती है। ठीक है, तो पार्टिसिपेशन वर्कर्स की जरूरी है इंडस्ट्रीज की मैनेजमेंट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है सेफ गार्डिंग द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ कंट्री। ठीक है, कंट्री के फॉरेस्ट को बचा के रखना है, वाइल्ड लाइफ को बचा के रखना है। ऐसे नहीं है कि फॉरेस्ट ही खत्म हो जाए, फॉरेस्ट काटते जाओ आप और वहां पे फ्लैट्स बना दो, बड़े बड़े अपार्टमेंट्स बना दो। ठीक है, जैसे गुड़गांव में हुआ है, तो गुड़गांव में पहले पूरा जंगल था, अब क्या किया उन्होंने, सारा जंगल काट के पूरे के पूरे अपार्टमेंट्स बना दिए, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी कर दी है। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है, उसको बचा के रखना है, फॉरेस्ट को भी और वाइल्ड लाइफ को भी। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्रोटेक्टिंग मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस ऑफ आर्टिस्टिक एंड हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस। मॉन्यूमेंट्स को प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, जैसे कि ताजमहल हो गया या कुछ भी, लाल किला हो गया, कुतुब मीनार, तो जो भी हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस की बिल्डिंग्स है उनको प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, उनको साथ ही साथ उनकी रिपेयर भी करनी जरूरी है, सो दैट कि हम अपनी हिस्ट्री से जुड़े रह सकें। तो मेन इनका सिग्निफिकेंस क्या है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का? ठीक है, वो क्या है कि सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी देना कंट्री को, और साथ ही साथ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को भी कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो सोशली और इकोनॉमिकली कंट्री को थोड़ा बूस्ट अप करना। ठीक है, सो दिस इज फॉर टुडे। नेक्स्ट हम करेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और फंडामेंटल राइट्स में डिफरेंस, और साथ ही साथ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो आउटसाइड पार्ट 4 है। ठीक है, सो दिस इज फॉर टुडे। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।